अभी तक हमने बात की MSIC रूल नंबर 1989 में जो 20 रूल्स थे जो प्योरली फोकस कर रहे थे हजार्डस केमिकल्स ओरिएंटेड। तो हर एक रूल में, मैक्सिमम रूल्स में बहुत सारी जगह अलग अलग शेड्यूल का रेफरेंस था, अलग अलग शेड्यूल्स में जो कॉलम्स है या जो पार्ट्स है उसका भी रेफरेंस था। तो वहां पे उन्होंने बेसिक गाइडलाइन दी गई थी और जो शेड्यूल्स थे वो डिटेल में बताए गए, इसीलिए आपको शेड्यूल भी स्टडी करना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे है शेड्यूल नंबर 1, तो शेड्यूल नंबर 1 में क्या बताया है? तो शेड्यूल नंबर 1 में है इंडिकेटिव क्राइटेरिया एंड लिस्ट ऑफ केमिकल्स, और इसका जो रेफरेंस है वो रूल नंबर 2E और उसमें सब पॉइंट 1, 4L और A, 4 में सब रूल 2 और रूल नंबर 17 और 18। तो ये अलग अलग रेफरेंसेस है, जिस रेफरेंस के बेसिस पे आपको डिटेल में देखना है कि इसमें एग्जैक्टली केमिकल्स के बारे में क्या बताया गया। तो शेड्यूल 1 पार्ट 1 फोकस करता है टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में। तो हमने जो कहा था कि एक्सीडेंट होने के चांसेस है, मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, उसमें अगर टॉक्सिक केमिकल्स होता तो क्या, तो ये टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में बताएं। तो टॉक्सिक केमिकल्स ओरिएंटेड आपको सबसे पहले स्टडी करने हैं कि एक्यूट टॉक्सिसिटी वाली ये केस होती है या फिर क्रोनिक। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी मींस आपको टेम्पररी बेसिस पे या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के बेसिस पे ये केमिकल्स का आप पे अटैक हो सकता है और आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हेल्थ हजार्ड ओरिएंटेड ये इशू है। यहाँ पे ये फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए और उसके ओरिएंटेड मेजर एक्सीडेंट हजार्ड जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टॉक्सिक केमिकल्स ओरिएंटेड, उसकी डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन। तो ये ऐसे केमिकल्स है जिनकी वैल्यूज जो है, वैल्यूज के बेसिस पे एक्यूट टॉक्सिसिटी डिफाइन होती है और फिर उसके ओरिएंटेड जो मेजर एक्सीडेंट हजार्ड है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें टॉक्सिसिटी में मेनली ये क्लासिफाई किया गया है एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक और टॉक्सिक। एक्सट्रीमली टॉक्सिक क्या है? तो यहाँ पे अगर इनकेस आपके बॉडी में ये केमिकल ओरल थ्रू यानी कि माउथ थ्रू, जैसे आप खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, अगर ऐसे कुछ सोर्सेस थ्रू, ऐसे कुछ एक्टिविटीज थ्रू अगर ये केमिकल आपके शरीर में जाता है तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू LD50 ग्रेटर देन 5 mg पर kg होती है तो उसको हम एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल्स कहते हैं। तो इसके बारे में हमने एक प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था। अभी LD50 वैल्यू यानी क्या है? तो ये है लीथल डोज। लीथल डोज, लीथल मींस किल यानी कि डेथ। तो ये ऐसा डोज है कि यहाँ पे आपका डेथ होने की चांसेस है। तो ये कहाँ से फाइंड आउट किया इन्होंने? तो ये रैट्स और जो रैबिट्स रहते हैं उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इन्होंने ये LD वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होती है। तो ये LD50 है यानी कि 50% चांसेस है फैटिलिटी के। तो ये फैटिलिटी के बारे में बताता है ये नंबर, 50% चांसेस ऑफ फैटिलिटी, फैटिलिटी यानी डेथ। तो अगर आपने पर केजी में ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम्स अगर आपने ओरल थ्रू आपके बॉडी में लिया तो वहां पे आपके 50% चांसेस है डेथ होने। अगर इनकेस केजी ये हायर साइड में है तो उस मल्टीपल में आपको मिलीग्राम्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने 100 kg का कोई पर्सन है तो यहाँ पे 100 इंटू 5 mg यानी कि 500 mg पर 100 kg, ये आपका LD50 वैल्यू का ओरल टॉक्सिसिटी का डोज हुआ। तो अगर ऐसे केमिकल्स है जहां पे जो वैल्यू है ग्रेटर देन 5 mg पर kg होती है तो उनको हम एक्सट्रीमली टॉक्सिक कहते हैं। अगर ये सेम केस ओरल की जगह अगर ये केमिकल्स स्किन थ्रू अगर आप पेनिट्रेट करते हैं तो उनको हम कहेंगे डर्मल टॉक्सिसिटी। तो ये डर्मल टॉक्सिसिटी यानी क्या? डर्मल यानी स्किन ओरिएंटेड। तो स्किन थ्रू अगर ये केमिकल्स इंसर्ट होते हैं आपके बॉडी में
तो उसकी LD50 जो वैल्यू है वो है लेस देन 40। तो यहाँ पे 5 के नियर अबाउट या लेस देन 5 अप टू 5 mg पर kg था जो ओरल टॉक्सिसिटी थी, और डर्मल टॉक्सिसिटी है लेस देन 40। अगर ये सेम इनहेलेशन थ्रू अगर आपके बॉडी में ये केमिकल्स जाते हैं तो उसकी वैल्यू है लेस देन 0.5। तो यहाँ पे mg पर लीटर है। तो अगर आपने 1 लीटर एयर हवा अगर आपने इनहेल की है तो अगर उसमें लेस देन 0.5 mg तक भी अगर केमिकल्स होते हैं और जिसकी वजह से आपके 50% डेथ होने के चांसेस है, तो ये वैल्यू है एक्सट्रीमली टॉक्सिक वाली। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली टॉक्सिक की ये वैल्यू जैसे मैंने बताई उसी हिसाब से हाईली टॉक्सिक के लिए 5 to 50 ओरल टॉक्सिसिटी, 40 to 200 डर्मल टॉक्सिसिटी, 0.5 to 2 इनहेलेशन टॉक्सिसिटी है। और टॉक्सिक जो जनरल रेंज है वो 50 to 200 ओरल के लिए, 200 to 1000 डर्मल के लिए, और 2 to 10 इनहेलेशन टॉक्सिक के लिए। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि इनहेलेशन टॉक्सिसिटी के लिए 0.5 to 10 बहुत ज्यादा मायने रखता है जो mg पर लीटर में। यानी कि अगर जो गैसेस है अगर लीक होते हैं और वो टॉक्सिक कैटेगरी वाले हैं, अगर वो रेस्पिरेशन थ्रू जाते हैं तो उनका सबसे पहले अटैक होगा, क्योंकि अगर वो स्मॉल क्वांटिटीज में भी रहते हैं फिर भी उनका अटैक ज्यादा होगा, उनका हेल्थ पे इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डर्मल और ओरल। ठीक है, तो ये थे टॉक्सिक केमिकल्स के कैटेगराइजेशन पार्ट 1 में। सेकंड पॉइंट है इसमें फ्लेमेबल केमिकल्स। तो ये फ्लेमेबल केमिकल्स क्या होते हैं, उसमें भी सब कैटेगराइजेशन है। जैसे यहाँ पे है फ्लेमेबल गैसेस, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड्स, और उसके अलावा भी कुछ जो सब कैटेगराइजेशन है वो भी हम देखेंगे। तो फ्लेमेबल गैसेस क्या होता है, तो जो गैसेस जिनका 20 डिग्री सेल्सियस ये फ्लैश पॉइंट हो सकता है, ये गैसेस नॉर्मल टेम्परेचर यानी स्टैंडर्ड प्रेशर जो हम कहते हैं, जनरली हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये 1 एटमॉस्फेयर ही 101.325 किलो पास्कल प्रेशर होता है। तो ये नियर अबाउट 1 बार हम कहते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड प्रेशर है और गैसेस का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे फ्लेमेबल गैसेस कैटेगरी किनको कहेंगे हम, तो इग्नाइटेबल स्टेज में, यानी कि ये इग्नाइट हो सकते हैं अगर इनका जो फ्लेमेबल गैसेस का जो परसेंटेज है वो 13% और लेस है। यानी कि जो भी गैसेस हवा में अगर 13 या लेस देन 13% तक भी अगर होते हैं और वो नॉर्मल टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस और नॉर्मल प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर भी इग्नाइट हो सकते हैं, उनको हम फ्लेमेबल गैसेस कहते हैं। उसके अलावा अगर ये फ्लेमेबल रेंज विथ एयर 12% तक भी होती है, तो ऐसे भी कुछ केमिकल्स हैं या गैसेस हैं जहां पर ये इग्निशन के चांसेस होते हैं। तो अगर आप जनरली देखेंगे तो 12 to 13% इन द एयर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर पे अगर वो गैसेस फायर कैच करते हैं तो उनको हम फ्लेमेबल गैसेस कहेंगे। उसके अलावा है एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड्स क्या होता है, अगर टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है यानी कि उसका जो फ्लैश पॉइंट है, तो फ्लैश पॉइंट अगर लेस देन 23 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस है, तो मैक्सिमम ऐसे केमिकल्स एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड्स कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इसका जो फ्लैश पॉइंट है 23 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 23 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो केमिकल्स है ये 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर को भी फायर कैच कर सकते हैं, और इनका जो लिक्विड टू वेपराइजेशन जो प्रोसेस है यानी कि बॉइलिंग जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड केमिकल्स है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके उसका वेपर क्लाउड बनने के चांसेस है और वहां पे वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा है वेरी हाई फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो यहाँ पे ये जो केमिकल्स है उसका फ्लैश पॉइंट जो है ये
लोअर देन और इक्वल टू 23 डिग्री सेल्सियस से, और बॉइलिंग पॉइंट ये हाइयर देन 35 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि ये जो फ्लैश पॉइंट की रेंज है ये सेम है, लेकिन ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस चला गया। तो ये उसमें सब कैटेगराइजेशन। उसके अलावा है हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो ये ऐसे केमिकल्स है जिनका फ्लैश पॉइंट अभी चेंज हुआ है लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो दूसरा कैटेगरी है वो है फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो यहाँ पे हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए फ्लैश पॉइंट जो है वो 23 टू 60 डिग्री सेल्सियस के रेंज में चला गया। ये पहले दोनों कैटेगरी के लिए लेस देन 23 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अभी 23 प्लस लेकिन लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है फ्लेमेबल लिक्विड्स, जो ऐसे केमिकल्स हैं जिनका फ्लैश पॉइंट है मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस और लेस देन 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये नेक्स्ट कैटेगरी है 60 टू 90 डिग्री सेल्सियस फ्लैश पॉइंट वाली। तो ये है फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो ये फ्लेमेबल लिक्विड्स या फिर हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स या फिर वेरी हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स या एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड्स, ये कैटेगराइजेशन जो है फ्लेमेबल केमिकल्स के अंडर पार्ट 1 में, शेड्यूल 1 में, ये फ्लैश पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही फायर हजार्ड और एक्सप्लोजन हजार्ड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी उसके लिए स्पेशली जो गैसेस कैटेगरी है उनके लिए एक्सप्लोजिव ये थर्ड कैटेगरी दी। तो एक्सप्लोजिव अलग अलग केमिकल्स हो सकते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर कुछ पायरोटेक्निक सब्सटेंसेस भी रहते हैं, यानी कि वो फायर कैच करने के बाद भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो यहाँ पे सॉलिड में अगर आप चेक करेंगे तो ट्राई नाइट्रोटोल्यून है, या फिर RDX है, या एल्यूमिनियम पाउडर है, या ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका एक्सप्लोजन हो सकता है। या फिर कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो लिक्विड फेज में है लेकिन उसकी वजह से वहां पे वेपर्स फॉर्म होते हैं और वो वेपर का एक्सप्लोजन होने का चांसेस है। तो ऐसे सारे जो केमिकल्स है वो एक्सप्लोसिव कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे ये केमिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा रहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकती है, और जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे रीच होगा उसके बाद ये रिएक्शन की वजह से ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है। उसके अलावा जो एक्सप्लोजन का इफेक्ट है अगर आप देखेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ हीट, लाइट, साउंड या गैस या स्मोक या सभी का कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिख सकता है। तो एक्सप्लोजन ऐसे कुछ होते हैं जिनकी वजह से हीट जनरेट होती है, कुछ एक्सप्लोजन की वजह से लाइट जनरेट होता है, कुछ एक्सप्लोजन की वजह से साउंड वेव्स जनरेट होती है, यानी कि प्रेशर वेव्स जनरेट होती है। जैसे कि उनको मालूम है कि डिटोनेशन जो एक स्टेज है जहां पे साउंड वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी वाली प्रेशर वेव्स जनरेट होती है, और वहां पे प्रेशर भी 200 किलो पास्कल तक चला जाता है। तो ये जो अलग अलग क्राइटेरियाज है ये डिपेंड्स है कि टाइप ऑफ नेचर केमिकल का क्या है उस हिसाब से। कुछ एक्सप्लोजन्स ये फायर प्लस एक्सप्लोजन्स होते हैं, फायर बॉल के बेसिस पे भी हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे स्मोक जनरेट होता है, और कुछ जगह ये सभी चीजें कॉम्बिनेशन में भी आ सकती हैं। तो ये डिपेंड है केमिकल क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कुछ केसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं, यानी कि हीट इवॉल्व होती है जिसकी वजह से इसका रिजल्ट हीट आता है। अभी शेड्यूल 1 में ही सेकंड पार्ट है लिस्ट ऑफ हजार्डस एंड टॉक्सिक केमिकल्स। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे 684 केमिकल्स हैं। तो ये मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, तो रियल में अगर आप देखेंगे तो MSIS रूल में 684 केमिकल्स की लिस्टिंग। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एसीटोन है, या फिर एसीटोन साइनोहाइड्राइन है, या एसीटोन एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिलीन है, या 2-प्रोपेनॉल है, एक्रिलोनाइट्राइल है, या फिर एल्डिकार्ब है, एल्ट्रीन है, अल्किल थैलेट है, एलिल अल्कोहल है, या टर्पेंटाइन है, वैनेडियम कंपाउंड से यूरेनियम है। ये बहुत सारे कंपाउंड्स जो है, और वहां पे उसमें जिरकोनियम और उसके कंपाउंड जो है
वो 684। तो ये हर एक केमिकल का अगर आप स्टडी करेंगे तो इसके कुछ हजार्डस प्रॉपर्टीज हैं, जिसके बेसिस पे ये हजार्डस केमिकल या टॉक्सिक केमिकल कैटेगरी के लिस्टिंग में आ चुके हैं। अगर आप इसमें से कुछ केमिकल्स देखेंगे तो ये बहुत सारे केमिकल हम रेगुलरली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, इवन कुछ ट्रीटमेंट्स में यूज करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी यूज करते हैं और रेसिडेंस में भी आप यूज करते हैं। लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होने की वजह से आप उस पर कुछ फोकस नहीं करते। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी अगर और उसका हजार्ड्स अगर आप देखेंगे तो आपको सेफ्टी मेजर्स लेना जरूरी है। अभी सेकंड शेड्यूल है, जो सेकंड शेड्यूल यहाँ पे आपको मेन फोकस करता है आइसोलेटेड स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे जो आइसोलेटेड स्टोरेज है एट इंस्टॉलेशंस अदर देन दोज कवर्ड बाय द शेड्यूल 4, क्योंकि आइसोलेटेड स्टोरेज के डिटेल्स जो है वो शेड्यूल 4 में दिए गए हैं और जो शेड्यूल 4 में कवर नहीं होते हैं वो आइसोलेटेड स्टोरेज के इंस्टॉलेशंस यहाँ पे शेड्यूल 2 में दिए हैं। और इसका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस है रूल नंबर 2E2 और 4LB, 42 और 6LB। तो इसमें एग्जैक्टली क्या दिया है, तो ये शेड्यूल में आपको केमिकल का नाम दिया है जो कमर्शियल नेम है या फिर यूनिवर्सल नेम है, जैसे कि यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल, और दूसरे नेक्स्ट कॉलम में दिया है थ्रेशोल्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ टन्स। तो ये जो एक्रिलोनाइट्राइल सब्सटेंस है, ये एक्रिलोनाइट्राइल सब्सटेंस आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हिसाब से मैक्सिमम क्वांटिटी कितना स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप रूल नंबर 4, 5, 7, 8, 9 के हिसाब से अगर आपका एप्लीकेशन होगा तो आपकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी 350 टन्स में, और अगर आपका एप्लीकेशन रूल नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 के हिसाब से होगा तो आपकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी एक्रिलोनाइट्राइल की होगी 5000। तो एप्लीकेशन भी क्या है आपका, उस हिसाब से आपको रूल रेफर करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी यहाँ पे डिसाइड होगी। उसके अलावा है अमोनिया। तो अमोनिया की थ्रेशोल्ड क्वांटिटी ये रूल नंबर 4, 5, 7, 8, 9 के हिसाब से 60 टन है और यहाँ पे 10 to 15 के हिसाब से 600 टन है। उसके अलावा है अमोनियम नाइट्रेट, यहाँ पे उसकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है 350 और उसका सेकंड एप्लीकेशन के हिसाब से है 2500। अगर ऐसे अगर आप लिस्टिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे 30 केमिकल्स है और ऐसे जो 30 केमिकल्स है उसके हिसाब से उनको थ्रेशोल्ड क्वांटिटी दी गई है। तो ये सभी जो केमिकल्स है उनका शेड्यूल 1 में और ये अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको रेफरेंसेस दिए हैं, उस हिसाब से आपको ये क्वांटिटी डिफाइन की है। जैसे अभी यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं आप, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 25 टन्स या मैक्सिमम 250 टन्स ये रेफरेंस के हिसाब से आपको स्टोर करना। अगर आप टोल्यून डाइआइसोसाइनेट देखते हैं TDI, तो उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको सिर्फ 10 टन्स का ही लाइसेंस मिल सकता है या फिर परमिशन मिल सकती है। तो ये ऐसे अलग अलग केमिकल्स हैं जो आइसोलेटेड स्टोरेज शेड्यूल 4 में जो नहीं कवर किए हैं वो यहाँ पे कवर किए शेड्यूल 2 में। अभी शेड्यूल 3 क्या कवर करता है, सो शेड्यूल 3 में अलग अलग केमिकल्स के लिस्टिंग है। तो उसमें जैसे हमने बताया था पहले टॉक्सिक केमिकल्स, उसकी कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन, वैसे ही यहाँ पे हर एक केमिकल्स के ग्रुपिंग है। तो ये ग्रुपिंग जो किए हैं केमिकल्स के वो एप्लीकेशन के बेसिस पे किए हैं और इसके जो रूल नंबर है वो रूल नंबर 5 और 7 to 15 है और कुछ रेफरेंस रूल 2 भी है और 5 और 6(1)(a) स्पेसिफिक है। तो इसमें भी पार्ट्स है, तो इसमें भी पार्ट 1 में शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में नेम्ड केमिकल्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी ग्रुप 1 बनाया है वो है टॉक्सिक केमिकल्स। तो हमने अभी टॉक्सिक केमिकल्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स क्या है, LD50 वैल्यूज क्या होती है, रूट्स ऑफ एंट्री क्या होती है, वो हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा था। यहाँ पे अभी वो केमिकल्स की लिस्टिंग है विथ थ्रेशोल्ड क्वांटिटी, क्योंकि वहां पे हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अभी जो केमिकल है जो टॉक्सिक नेचर वाला है तो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कि थ्रेशोल्ड क्वांटिटी एज पर एप्लीकेशन कितनी है यहाँ पे ये लिस्ट आउट किया। तो जैसे ये एप्लीकेशन रूल हमने पढ़ा था 5, 7, 9 और 13, 14, 15,
और उसके बाद में सेकंड एप्लीकेशन रूल नंबर 10 to 15 के हिसाब से है, और इसका कैश नंबर दिया है, यानी कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर। तो ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर ये यूनिक नंबर होता है, यानी कि आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, ये केस नंबर जो है वो एक ही रहेगा, उसके बेसिस पे आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता चलेगी, उस हिसाब से ही आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। उसके अलावा है ग्रुप 2, इसमें टॉक्सिक केमिकल्स का एक स्पेसिफिक ग्रुप है और उसके रिलेटेड कुछ केमिकल्स की क्वांटिटीज दिए। ग्रुप 3 है, ये है हाईली रिएक्टिव केमिकल्स कैटेगरी वाले केमिकल्स, उनका लिस्टिंग किया है। और ग्रुप 4 में एक्सप्लोसिव केमिकल जो है उसकी लिस्टिंग की है विद थ्रेशोल्ड क्वांटिटी। तो ये आपको सभी शेड्यूल्स आपको ठीक से देखना चाहिए, और जो आपके इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं ये यहाँ पे कैटेगरी आपको चेक करना चाहिए, और उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड क्वांटिटी भी चेक होनी चाहिए। उसमें सेकंड पार्ट है जो स्पेसिफिकली पार्ट 1 में जो सब्सटेंसेस कवर नहीं होते हैं वो क्लासेस पार्ट 2 में कवर किए गए। और फिर इसमें भी जो ग्रुप 5 है वो ग्रुप 5 यानी कि फ्लेमेबल केमिकल्स की कैटेगराइजेशन यहाँ पे डिटेल में दी गई है विथ थ्रेशोल्ड क्वांटिटीज। शेड्यूल 4 जो है, तो शेड्यूल 4 रूल नंबर 2HI के रेफरेंस से अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग इंस्टॉलेशन दी गए। तो शेड्यूल 4 में गाइडलाइंस क्या है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशंस है फॉर द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल जो आप यूज कर रहे हैं हजार्डस केमिकल्स कैटेगरी वाले, तो वहां पे उनका इंस्टॉलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज करने चाहिए, प्रोसेसिंग कैसे होनी चाहिए, उनकी ट्रीटमेंट्स क्या होनी चाहिए, उनके पैरामीटर जैसे हमने बताया था प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, लेवल वगैरह वो क्या यूज करने चाहिए। जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या फिर जो पाइपलाइंस यूज कर रहे हैं उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से जो वॉल्स है ये वॉल्स असेंबलीज क्या होनी चाहिए, फिटिंग्स क्या होनी चाहिए, सेफ्टी वॉल्स कौन से यूज करने चाहिए, या फिर जो सेफ्टी एलिमेंट्स है जैसे हमने बॉयलर के रिलेटेड माउंटिंग एक्सेसरीज पढ़ी थी उस हिसाब से भी यहाँ पे ये सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी आपने क्या यूज करने चाहिए, इसके डिटेल शेड्यूल 4 में दिए। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस के एग्जांपल्स उन्होंने दिए, जैसे यहाँ पे अल्किलेशन है या अमाइनेशन है या फिर कार्बोनिलेशन है, कंडेंसेशन है, डिहाइड्रोजनेशन है, स्टेरिफिकेशन है, हैलोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन है, पॉलीमराइजेशन है, सल्फोनेशन है, डीसल्फराइजेशन है, नाइट्रेशन है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग है जो फॉस्फोरस ओरिएंटेड डेरिवेटिव्स है, या फिर डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, सैल्वेशन, मिक्सिंग एटसेट्रा। तो ये सभी चीजें हमने एक प्रेजेंटेशन में डिस्कस की है जहां पे हमने पढ़ा था यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेसेस। तो जो केमिकल रिएक्शंस है वो यूनिट प्रोसेसेस के अंडर हमने डिटेल में पढ़ी थी, और जो स्पेसिफिकली नॉन केमिकल रिएक्शंस है यानी कि जैसे यहाँ पे डिस्टिलेशन है या फिर एक्सट्रैक्शन है, सैल्वेशन है, मिक्सिंग है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस नहीं है, ये यूनिट ऑपरेशंस के अंडर हमने पढ़ा था। तो ये आपको भी देखना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्रीज में अलग अलग यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेसेस क्या है, उस हिसाब से आपको शेड्यूल 4 फॉलो करना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो इंस्टॉलेशंस में स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स की, या फिर डिस्टिलेशन की, रिफाइनिंग की, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर फिनोमिना है, और यहाँ पे जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं वो नेचुरली फ्लेमेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले केमिकल्स है। जैसे यहाँ पे रिफाइनिंग प्रोसेस है तो वहां पे हम क्रूड ऑयल यूज करते हैं, और उसके अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो उसमें व्हाइट पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल या वैक्सेस या कोल टार जैसे सब्सटेंसेस है, ये हाईली हैजार्डस केमिकल कैटेगरीज में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे शेड्यूल 4 में ये इंस्टॉलेशंस जो है इसकी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई। उसके अलावा जो सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंसेस है उनके लिए कुछ इंस्टॉलेशन की गाइडलाइंस है, या इंसिनरेटर वगैरह है उसकी गाइडलाइंस अलग से है, या फिर जो ट्रीटमेंट्स है या जो एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे होने वाला है उस हिसाब से उसके अलग से गाइडलाइंस है। स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई है एलपीजी, एलएनजी, एसएनजी के लिए,
और जो डिस्टिलेशन में स्पेसिफिकली ड्राई डिस्टिलेशन जो है वो कोल या इग्नाइट के लिए जो यूज होता है उसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप यूज करते हैं उनके इक्विपमेंट्स के लिए भी इंस्टॉलेशन की गाइडलाइन। तो शेड्यूल 4 फोकस करता है ओवरऑल इंस्टॉलेशंस। तो इंस्टॉलेशन चाहे वो यूनिट ऑपरेशन ओरिएंटेड, यूनिट प्रोसेस ओरिएंटेड या स्पेसिफिक एनर्जी ओरिएंटेड या पेट्रोलियम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में होती है। तो इसमें ये ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेबल्स दिए हैं जो है शेड्यूल 5 का पार्ट। तो शेड्यूल 5 में रूल नंबर 2B और 3 का अगर आप रेफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑथोरिटीज बताई है उन्होंने। तो ऑथोरिटीज के हिसाब से आपको ड्यूटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई। तो जैसे हमने बात की थी, सबसे हायर अथॉरिटी है MOEF यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बताया है। उसके अलावा यहाँ पे चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अंडर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947 का कंट्रोलर है। तो जो भी आप हजार्डस केमिकल्स इंपोर्ट करने वाले होंगे तो आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट का रेफरेंस लेना पड़ेगा और चीफ कंट्रोलर से परमिशन लेना पड़ेगी। उसके अलावा जहां पे ये हजार्डस केमिकल की वजह से एनवायरमेंट हजार्ड्स क्रिएट होते होंगे तो उसके लिए आपको CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी परमिशन आपको लेना पड़ेगी, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पे आपके जो भी केमिकल्स है, ये केमिकल का कैटेगराइजेशन, उसकी डिटेल प्रोसेस, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर आपके प्रोसीजर या प्रोसेसेस क्या यूज होने वाले हैं, आप कितनी क्वांटिटी इसकी स्टोर करने वाले हैं, उसका स्टोरेज के जो अलग अलग आइडियाज है, जो टेक्निक्स है वो उसके बारे में, और अगर इनकेस मेजर एक्सीडेंट होता है या मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, और उसका जो साइट लोकेशन है उसका अप्रूवल, और उसके रिलेटेड फिर जो रिपोर्ट्स है, जैसे कि हमने सेफ्टी रिपोर्ट देखे थे, या फिर इनकेस अगर ऑडिट होता है तो सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स या स्टोरेज की डिटेल्स इंफॉर्मेशन, या आपने जो ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग किया है या ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग किया है, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको अगर नहीं होती है तो ये एजेंसीज आपको गाइड करेगी और उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेना है, और फिर उसके डिटेल रिपोर्ट आपको ये एजेंसीज को प्रोवाइड करना है या फिर सबमिट करना है। शेड्यूल 6 है इसमें जो इंफॉर्मेशन बताता है रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन ऑफ मेजर एक्सीडेंट। तो हमने रूल नंबर 5 में पढ़ा था कि अगर इनकेस मेजर एक्सीडेंट होता है तो आपको कंसर्न अथॉरिटीज को, जैसे डिश ऑफिसर्स को, पुलिस स्टेशन या कलेक्टर ऑफिस या डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को आपको बताना है। तो इसमें जो आपको नोटिफिकेशन देना है तो एग्जैक्टली नोटिफिकेशन के डिटेल्स क्या होते हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे बताया। जैसे जनरल डेटा है, जैसे आपकी कंपनी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपायर कौन है, मैन्युफैक्चर क्या कर रही है, उसके बारे में। उसके अलावा जो मेजर एक्सीडेंट हुआ है उसका पर्टिकुलर टाइप क्या है, तो जैसे यहाँ पे फायर मेजर एक्सीडेंट है या एक्सप्लोजन है या लीकेज है, ऐसा। उसके हिसाब से थर्ड पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर एक्सीडेंट। तो एग्जैक्टली ये मेजर एक्सीडेंट कैसे हुआ है, किस प्रोसेस की वजह से हुआ या किस पैरामीटर की वजह से हुआ, या पर्टिकुलर अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन अगर कुछ होगी तो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगी। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है इमरजेंसी मेजर्स टेकन। तो जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में आपने एक्शन क्या लिया है, इमरजेंसी मेजर्स क्या क्या लिए है आपने। जैसे यहाँ पे अगर ये मेजर एक्सीडेंट स्प्रेडिंग हो सकता है तो उसके लिए आपको इवैक्यूएशन करना चाहिए, या फिर आपने इवैक्यूएशन करने के पहले असेंबली पॉइंट्स पे आपके असेंबली पॉइंट पे सभी पर्सन्स आपको कॉल करनी चाहिए और हेड काउंट भी करना चाहिए। तो जो भी एक्शंस यहाँ पे होती होगी वो सभी एक्शंस आपको यहाँ पे डिटेल में बताना। जैसे हमने यहाँ पे ऑन साइट इमरजेंसी प्लान और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग में जो प्लानिंग किया उस हिसाब से आपको एक्शंस के डिटेल्स भी बताने होंगे। उसके अलावा जो मेजर एक्सीडेंट का मेन कॉज क्या है या नंबर ऑफ कॉजेस अगर होंगे तो वो नंबर ऑफ कॉजेस आपको डिटेल में यहाँ पे बताना होंगे। अगर इनकेस प्रॉपर्टी डैमेज होता है तो वो डैमेज एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ है, किस टाइप का नेचर है, और उसका जो सीवियरिटी है या फिर जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके अलावा जो उसके इफेक्ट्स है मेजर एक्सीडेंट्स के, तो वो एक्सीडेंट्स के इफेक्ट पर्सन पे या एनवायरमेंट पे जो भी हुए होंगे वो भी इफेक्ट्स आपको डिटेल में बताने हैं। उसके अलावा जो स्टेप्स है कि ये एक्सीडेंट्स के पहले हमने ऑलरेडी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स या सेफ्टी मेजर्स लिए थे उसके भी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताने हैं।
तो ये मेजर एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आपको शेड्यूल 6 आपको रेफर करना है। शेड्यूल 7 जो है वो है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ साइट। तो साइट का जो नोटिफिकेशन है, तो साइट की डिटेल्स के लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भरनी है जो साइट ओरिएंटेड रहेंगी। तो साइट एग्जैक्टली कहाँ पे है, साइट में आप एग्जैक्टली लेआउट क्या करने वाले हैं, उसमें आपकी प्रोसेस क्या हो सकती है, उसमें आपका एरिया कैसे डिवाइड किया आपने, जो भी हजार्डस केमिकल्स है उसकी नेचर क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, आप कैसे हैंडल करने वाले हैं, इनकेस एक्सीडेंट होता है तो आपके लिए मेजर्स आपने क्या क्या लिए, ये सभी बातें आपको पार्ट 1 में डिफाइन करनी है। उसके अलावा जो पाइपलाइंस आप यूज कर रहे हैं, तो वो पाइपलाइंस भी कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, उसकी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका थिकनेस क्या है, उसके जो एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज है या फिर उसके जो गेजेस है, ये सभी बातें आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। शेड्यूल 8 जो है वो विथ रेफरेंस टू रूल नंबर 10 जो हमने बात कही थी सेफ्टी रिपोर्ट और सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, तो वहां पे हमने बताया था कि आपको सेफ्टी के रिपोर्ट्स आपको डिटेल में करना पड़ेगा प्रिपेयर, और सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट भी ऑडिट के बाद में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगी जो ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स है, ये रूल नंबर 10 में हमने बताया। ये शेड्यूल 9 है जो है सेफ्टी डेटा शीट। तो हमने रूल नंबर 17 में पढ़ा था, हमने MSDS के बारे में। तो ये MSDS जो है इसको ही हम SDS भी कह सकते हैं, और ये MFR 1963 रूल नंबर 73M के हिसाब से है। और ये जो हमने बात कही थी कि यहाँ पे 10 सेक्शंस या 10 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी सेफ्टी डेटा शीट के हिसाब से केमिकल आइडेंटिटी, फिजिकल केमिकल डेटा यानी कि प्रॉपर्टीज, फायर एंड एक्सप्लोजन हजार्ड्स का डेटा, रिएक्टिविटी डेटा, हेल्थ हजार्ड डेटा, प्रिवेंटिव मेजर्स, उसकी इमरजेंसी और फर्स्ट एड मेजर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कुछ होगी, और रेफरेंसेस जो मेजर मैन्युफैक्चरर जो रहते हैं या सप्लायर जो रहते हैं उसका डेटा, और डिस्क्लेमर। तो ये टोटल पॉइंट्स या एलिमेंट्स है जहां पे आपको ये शेड्यूल 9 के हिसाब से SDS प्रिपेयर करनी है हजार्डस केमिकल के रिलेटेड। शेड्यूल 10 है जो रूल नंबर 18 के रेफरेंस से फॉर्मेट है जहां पे आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं हजार्डस केमिकल इंपोर्ट के बारे में। तो जो भी आप केमिकल इंपोर्ट करने वाले हैं, तो कहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लायर कौन है, रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, आपकी क्वांटिटी कितनी है, और जो भी आपने पैकिंग किया है या फिर जो सप्लायर ने पैकिंग किया है वहां पे उसका लेबलिंग ठीक ठाक से है नहीं, लेबल पे आपको क्लियर पता चलता है कि नहीं कि इसमें क्वांटिटी कितनी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हजार्ड क्या है, अगर इनकेस एक्सीडेंट होता है, स्पिलेज होता है, लीकेज होता है, तो उसके ओरिएंटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको क्या लेने चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे ये टोटल रिकॉर्ड मेंटेन करना है शेड्यूल 10 में। शेड्यूल 11 में आपको ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान्स में जो पॉइंट्स हमने मेंशन किए थे, वो सभी पॉइंट्स की डिटेल्स हमने शेड्यूल 11 में बताए हैं। शेड्यूल 12 में आपको ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान्स के जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा अभी ओवरऑल जो MSI से हमने पढ़ा है, जहाँ पे 12 शेड्यूल्स है और 20 रूल्स है। अगर आपको इसको शॉर्ट में पढ़ना है तो उसको हम सेलेंट फीचर्स कहते हैं। तो सेलेंट फीचर्स में आप कह सकते हैं कि MSIC रूल 1989 ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर पब्लिश किया है। और इसमें जो स्पेसिफिक जो मेजर शेड्यूल्स है, वो शेड्यूल 1 जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बारे में गाइड करता है, जहाँ पे आप हजार्डस केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेस करते हैं या स्टोरेज करते हैं या पाइपलाइंस में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है जो शेड्यूल 6 है, वो वहां पे ऑक्यूपायर जो है उसकी ऑथोरिटी बताता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, और जो मेजर एक्सीडेंट इन केस अगर होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रिपोर्टिंग करना है। उसके अलावा जो कंसर्न ऑथोरिटीज है, इसमें डिश ऑफिसेस है या फिर पुलिस स्टेशन है या फिर कलेक्टर ऑफिसेस या डिजास्टर टीम्स है या फायर ब्रिगेड सिस्टम्स या ऑफिसेस है, इनको भी इंफॉर्मेशन देना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने कंपलसरी MSIS में बताया। शेड्यूल 2 जो है वो आपका
मेनली आइसोलेटेड स्टोरेज के बारे में गाइड करता है, और जो शेड्यूल 7 है वो आपको रिटर्न रिपोर्ट जो है उसके कंटेंट्स के बारे में गाइड करता है। शेड्यूल 8 जो है वो आपको सेफ्टी रिपोर्ट के बारे में गाइड करता है। उसके अलावा जो शेड्यूल 11 है वो आपको ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान्स के गाइडलाइन पॉइंट्स बताता है। शेड्यूल 5 जो है वो ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान जो है उसके गाइडलाइंस के पॉइंट्स बताता है। और जो इंपोर्ट आपको करना है हजार्डस केमिकल्स, तो ये इंपोर्टर की ड्यूटी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में आपको MSIS रूल बताता है। उसके अलावा जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटीज एग्जैक्टली क्या है और किन अथॉरिटीज को, कंसर्न अथॉरिटीज को आपको क्या क्या सबमिट करना है, ये भी डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें दी है। शेड्यूल 10 जो है वो आपको इंपोर्टर के बारे में बताए, जो हजार्डस केमिकल्स आपको इंपोर्ट करना है उसके गाइडलाइंस दिए हैं। और ये सब जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं जो हजार्डस केमिकल्स, तो हजार्डस केमिकल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो गाइडलाइंस है वो आपको सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के हिसाब से फॉलो करनी चाहिए। तो ये ओवरऑल सेलेक्ट फीचर्स थे MSIS रूल 1989 के। थैंक यू।